देखना। तो इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 को वाराणसी में हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा 8वीं तक हुई और घर पर ही इन्होंने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी और प्राकृत भाषाओं का अध्ययन किया। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू और सूंघने का व्यवहार करते थे और वाराणसी में इनका परिवार सूंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। शंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे। 48 वर्ष के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया। यह सब इनके कहानी, उपन्यास, कविता और नाटक है। ऐसे महान आत्मा का सन 1937 में वाराणसी में स्वर्गवास हुआ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको कहानी के पात्र पता होने चाहिए। तो इस कहानी की मेन पात्र ममता है और चूड़ामणि उसके पिताजी है और रोहतास यह एक दुर्ग यानी कि किले का नाम है। तो चलो अब बढ़ते अपनी मेन कहानी की तरफ। ममता, कहानी का सारांश। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती बेटी थी जो बाल अवस्था में विधवा हो गई थी। वह अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के पास कमरे में बैठी हुई सोन नदी की उफन की प्रवाहों को देख रही थी। वो हर पल व्याकुल रहती थी, जैसे उसके दिलों में विचारों की आंधी चलती रही हो तथा उसके आंखों से निरंतर आंसू निकलते रहते थे। पिता के मंत्री होने के कारण ममता को धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, किंतु बाल विधवा होने के कारण उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। इसी बीच चूड़ामणि उसके कमरे में प्रवेश किए, किंतु ममता अपने पिता के आगमन को जान न सकी। उसके लिए पिता चिंतित होते हुए वापस लौट गए। एक पहर के बाद चूड़ामणि ने थालों में सोना लिए ममता के पास आए। उनके पीछे 10 सैनिक थे। ममता ने उन लोगों के आगमन पर सवाल पूछा कि इतना सोना कहाँ से आया, तो पिता ने जवाब दिया कि यह सब तुम्हारे लिए उपहार है। उनके पिता ने बताया कि अब सामंत वंश का अंत होने वाला है। शेरशाह किसी भी दिन दुर्ग पर हमला कर सकता है। जब हम मंत्री नहीं रहेंगे तो उस दिन यह काम आएगा। लेकिन ममता ने उस सोने को लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि इसे लौटा दीजिए और कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम सोना लेकर क्या करेंगे? क्या उस बुरे समय में कोई हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं देगा? बेटी की इस व्यवहार से दुखी होकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग के गेट पर डोलियों की कतारें आ रही थी। तब ब्राह्मण चूड़ामणि से रहा नहीं गया और उसने डोलियों के आवरण हटाने के लिए कहा। इतने में पठानों ने इसे महिलाओं का अपमान समझा और तलवारें निकालकर चूड़ामणि को मार दिया। रोहतास के राजा, रानी और खजाना सभी पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया, किंतु ममता उनके हाथ न लगी। पठान सैनिकों ने उनका पूरा दुर्ग देख लिया, लेकिन ममता वहाँ से गायब हो गई थी। काशी के उत्तर में स्थित एक धर्मचक्र विहार था जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था, जो पूरी तरह से टूटा बिखरा हुआ था। इसी विहार में सदियों पहले भिक्षु तथागत गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने आते थे। इस स्तूप की मलिन छाया में एक झोपड़ी थी। वहाँ एक स्त्री पाठ कर रही थी। यह औरत और कोई नहीं बल्कि ममता ही थी। अचानक ममता ने देखा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने अपना पाठ रोका और अपने झोपड़ी का दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छोड़कर चले गए। अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति दम से गिर गया। वह बहुत व्याकुल था। ममता ने मन ही मन सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई? उसने उस मुगल को पीने के लिए पानी दिया, जिससे उसके प्राणों की रक्षा हुई। ममता सोचने लगी, यह अधर्मी है और दया का हकदार भी नहीं। इन्हीं मुगलों ने तो मेरे पिताजी का वध किया है। लेकिन ममता ने इन सब को भुलाकर अपना धर्म निभाया और उसने मुगल को अपनी झोपड़ी में पनाह दी और खुद पास के खंडरों में चली गई। सुबह होते ही मुगल के साथी वहां उस झोपड़ी के पास आते हैं। वह देखकर ममता खुद को अपनी मूर्खता पर कोसती है। मुगल के साथी मुगल का जय जयकार करते हैं। मुगल अपने साथियों से कहता है कि मुझे उस झोपड़ी में पनाह देने वाली स्त्री को खोजो। ममता उनकी बातें सुनकर डर गई और छिप गई और पूरा दिन बाहर न निकली। ममता न मिलने पर शाम को वह मुगल और उसके साथी वहां से जाने लगे। जाते जाते उस मुगल ने कहा, मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका। मैं चाहता हूँ कि उसका घर बनवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ मैंने एक रात विश्राम किया था। इस बात को बहुत दिन बीत गए।
ममता अब 70 साल की वृद्धा बन गई। उसकी जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रही थी। आसपास की महिलाएं उसकी मदद के लिए आती है, क्योंकि ममता ने जीवन भर दूसरों की मदद की थी। सहसा वहाँ पर एक अश्वारोही दिखाई पड़ता है जो अपने आप से ही बातें कर रहा था। उसके हाथ में एक चित्र था जिस पर ममता की झोपड़ी का चित्र था जो उस मुगल ने बनवा कर भेजा था। वह कहने लगा, अब मैं उस स्त्री को कहाँ ढूंढूं जिसने एक दिन मुगल शहंशाह हुमायूं की मदद की थी। इस वाक्य को ममता ने सुना और उस अश्वारोही से कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि वह मुगल शहंशाह था। मैंने उसे अपनी झोपड़ी में पनाह दी थी। मैंने सुना था कि उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा दी। अब तुम इस झोपड़ी का मकान बनाओ या महल, मैं तो इस दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ। वह अश्वारोही कुछ कहता उससे पहले ही ममता के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बना गया। उस पर एक विशाल शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं। इस कहानी के द्वारा लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अंततः हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में ही रखनी चाहिए। अगर आप पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।